वेल, बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। यार, लास्ट टाइम जो वीडियो शूट किया था ना, इस चैप्टर का ज्योग्राफी लैंडफॉर्म्स, उसमें एक वॉइस इशू है, उसको इग्नोर करना। बाई चांस माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो इशू था। वेल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। यार, अगर तुमने शुरुआत के 4 पार्ट्स नहीं देखे, जाओ देखो। और वेल, फिर फाइनली इस 5th पार्ट को कंटिन्यू करना। वेल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पार्ट में हम क्या कैसे किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा कि अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। वेल, स्ट्रक्चर क्या होता है समझो। यार, मुझे एक बात बताओ। वेल, बहुत ध्यान से देखना। यार, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जिस तरीके से आज हम पहाड़ों को देखते हैं, वेल, आज जिस तरीके से हम पहाड़ को देखते हैं, इनिशियली पहाड़ ऐसे नहीं दिखते थे। चीजें इवॉल्व हुई हैं। कैसे? तो मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ एक स्ट्रक्चर है। एक अर्थ के स्ट्रक्चर में इंटरनल चेंजेस होते हैं। यार, एग्जांपल दिया तो था। वेल, मैं खूबसूरत एक सुंदर आदमी दिखना चाहता हूँ। तो वेल, मैं अच्छी डाइट कंज्यूम करता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक चमक दिखती है। तो वेल, वो जो चमक है वो इंटरनल है। लेकिन अगर मैं फेयर लवली कोई एक अच्छी सी क्रीम यूज करता हूँ, जिस कारण से मैं खूबसूरत दिखता हूँ, तो वो जो चेंज होगा वो एक्सटर्नल होगा। बस इसी तरीके से। तो मैंने आपसे कहा था कि अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस इंटरनल होते हैं, कुछ चेंजेस एक्सटर्नल होते हैं। तो जो अर्थ के स्ट्रक्चर में अंदर से चेंजेस आ रहे हैं वो इंटरनल है। याद करो, कन्वेक्शनल करंट्स, याद करो टेक्टोनिक प्लेट्स, याद आ रहा है? वो चीजें एक्सटर्नल थी, इंटरनल थी। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ चेंजेस एक्सटर्नल होते हैं। वेल, मैंने तुम्हें बताया था कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है। नहीं देखा लास्ट पार्ट? नहीं देखा तो जाओ देखो और समझो। और फिर मैंने तुम्हें कहा था कि आज हम मास मूवमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। वेल, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कि मास मूवमेंट्स क्या होता है। वेल, क्या कि डिन्यूडेशन क्या होता है। वेल, क्या कि रिवर्स कैसे कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज को फॉर्म करने में, सॉइल को। तो करते हैं बातचीत, चलते हैं सीधा आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि पर्टिकुलरली हम कैसे किन चीजों को लेकर जाएंगे। यार, वेल, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इस वीडियो में आने से पहले जितने भी पुराने पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवर करो, ताकि तुम्हें चीजें बहुत प्रॉपर A to Z कवर हो। चलो, तो चलते हैं, बताता हूँ। वेल, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, काफी स्लाइड्स बनाई है, काफी वीडियोस लगाई हैं, ताकि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझा सकूं। चलो, तो देखते हैं कि मास मूवमेंट्स क्या होता है। यार, मुझे एक बात बताओ। बड़ा पत्थर जब टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। जब वो बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं एक तरीके से इरोजन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। वेल, मास मूवमेंट्स। क्या तुमने लैंडस्लाइड्स के बारे में सुना है? ऑब्वियस। क्या तुमने मन मूवमेंट के बारे में सुना है? वेल, तुमने नहीं सुना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आओ समझते हैं कि मास मूवमेंट क्या होता है। यार, मास मूवमेंट एक्चुअली में किसको बोलते हैं? मास मूवमेंट कहा जाता है जब रॉक्स हो गए या सॉइल हो गई, हिल्स या माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं ग्रेविटी के चलते, फिर उसको मास मूवमेंट्स कहा जाता है। एग्जांपल देता हूँ। यार, तुम्हें नहीं लगता कि पहाड़ों पर एक स्लोप होता है और वो स्लोप काफी स्टीप होता है, जिस कारण से मोटे पत्थर खिसक कर नीचे की तरफ आ जाते हैं। वेल, रिलेट करना। तुम देख रहे हो यार, तुम देख रहे हो कि कैसे पहाड़ों का पूरा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया। मतलब इसको लग रहा है वीडियो बनाना जरूरी है, जान जरूरी नहीं है। तो इसी को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। तो एक्चुअली में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर चेंजेस आपको अर्थ के स्ट्रक्चर पर देखने को मिलते हैं और उसी को मास मूवमेंट्स कहा जाता है। वेल, मैं रीड करता हूँ, सुनो। यार, मास मूवमेंट्स क्या होता है? जैसे रॉक्स हो गए, सॉइल हो गए, जब वो पहाड़ों या माउंटेन से नीचे की तरफ आ जाते हैं ग्रेविटी के चलते, या जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों पर आपने देखा होगा पूरा का पूरा पहाड़ नीचे खिसक जाता है, जो अनकंसोलिडेटेड रॉक का बना होता है। वेल, ये अनकंसोलिडेटेड क्या होता है? यार, मुझे एक बात बताओ। वेल, तुम्हें तो दीवार नहीं दिख रही होगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो मेरे घर की दीवार है वो पक्की है। और अगर मैं उसमें मुक्का मारता हूँ, इसमें नहीं मार सकता, अगर मैं उस दीवार पे मुक्का मारता हूँ वो टूटेगी नहीं। क्यों? सीमेंट से है। यार, ऑब्वियस मुझे बताओ, तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, तो अपने घर की दीवारों पे मुक्के मारो, वो दीवार गिरेगी नहीं। लेकिन अगर वहीं मैं तुम्हारी घर पर ईंटों की एक मुंडेरी या ईंटों की एक दीवार खड़ी कर देता हूँ और तुम उस ईंटों की दीवार पर एक ऐसे हाथ मारते हो, क्या वो दीवार नीचे की ओर गिर जाएगी? ऑब्वियसली। तो जब कोई चीज अनकंसोलिडेटेड मतलब पक्की चीजों की नहीं बनी होती, तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो यार, यही मास मूवमेंट्स होते हैं, जब एक साथ बहुत मोटी परत या पत्थर नीचे की ओर खिसक जाते हैं। वेल, उसको क्या कहा जाता है? मास मूवमेंट्स। समझे मास मूवमेंट्स क्या होता है? चलो, तो मास मूवमेंट्स के चलते कई बार ऐसा होता है कि हाउसेस, रोड्स और लोगों को भी बहुत हार्म पहुंचता है। तो वेल, एक एक करके बातचीत करते हैं। अब वेल, मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड के साथ साथ अर्थ फ्लो क्या होता है, और अर्थ फ्लो के साथ साथ मड फ्लो क्या होता है। आओ समझते हैं। वेल, उससे रिलेटेड इमेजेस भी दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। यार, तुम लैंडस्लाइड तो समझ गए ना?
अब मैं थोड़ा सा आवाज कम कर देता हूँ कि आवाज बहुत तेज हो रही है। वेल पर्टिकुलरली तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूँ ना, तो वहां पर एक अराउंड एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके, तो उसके लिए वो फैसिलिटीज होती है। तो वेल ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से अटेंटिवली सुनना। तो लैंडस्लाइड तुम समझ गए, वेल तुमने रिलेट भी किया कि कई बार क्या होता है पहाड़ों पर इस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ जाता है। वेल इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। और लैंडस्लाइड भी पर्टिकुलरली किसका पार्ट होता है? मास मूवमेंट्स। और मास मूवमेंट्स पर्टिकुलरली किसका पार्ट होते हैं? ऑब्वियस, अर्थ के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली। वेल अब ध्यान से देखना है, अर्थ फ्लो की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अर्थ फ्लो बताऊंगा क्या है, अर्थ फ्लो बताऊंगा तुम्हें क्या है। तो चलते हैं, नहीं बेइज्जती करा के मानेगा क्या, चलो। तो वेल देखते हैं मड फ्लो। यार ध्यान से देखना, एक प्लेन समतल इलाका है और मिट्टी की बहुत मोटी परत बहकर आ रही है। तो वेल ये क्या होता है? मड फ्लो। समझ गए मड फ्लो क्या होता है? यार अब ध्यान से देखना, तो वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ, तुम लैंडस्लाइड समझ गए, अ पार्ट ऑफ मास मूवमेंट है। तुम वेल मड फ्लो समझ गए, जब मिट्टी का बहुत मोटी परत पानी के साथ या किसी भी तरीके से बहकर आ जाती है, उसको मड फ्लो कहा जाता है। अब ध्यान से देखना अर्थ फ्लो क्या होता है। यार अर्थ फ्लो ध्यान से देखो, एक्चुअल में जो वीडियो में तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये एआई जनरेटेड है, तो इसको बहुत सीरियसली रिलेट मत करना, इसको बहुत सीरियसली रिलेट मत करना। यार देखो, जब चिकनी मिट्टी है ना, कई बार चिकनी मिट्टी धंस जाती है, सिंक हो जाती है, तो कुछ अर्थ में इस तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है कि भाई मिट्टी चिकनी थी, चिकनी मिट्टी धंस गई, तो चिकनी मिट्टी के धंसने से जब कुछ तरीके से इस तरीके का अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लो। क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लो। समझ गए? तो यही सब चीजें पर्टिकुलरली किस चीज का पार्ट है? मास मूवमेंट्स। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, व्हाट इज मास मूवमेंट्स एंड इट्स एग्जांपल। तो बता देना कि मास मूवमेंट्स क्या है, उसके एग्जांपल क्या है? एक लैंडस्लाइड, एक वेल क्या हो जाता है आपका लैंडस्लाइड के साथ साथ अर्थ फ्लो, और ये क्या हो जाता है? मड फ्लो। तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा कि लैंडस्लाइड्स क्या होता है, वेल अर्थ फ्लो क्या होता है, और मड फ्लो क्या होता है। अब यार ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूँ, डीन्यूडेशन। यार देखो, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, वेदरिंग समझा, इरोजन समझा, मास मूवमेंट समझा। अब डिन्यूडेशन समझते हैं क्या होता है। न्यूड 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 मतलब होता है नंगा, मतलब ज्यादा रॉ वर्ड यूज करते हैं। न्यूड का मतलब वही है बेयर, जब किसी चीज पे से बिल्कुल ही टॉप परत को हटा दिया जाए, उसको बेयर कर दिया जाए, वेल इन शॉर्ट का नंगा कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? डीन्यूडेशन। यार अर्थ के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है यार एक्चुअल में, कि अर्थ के स्ट्रक्चर में बिल्कुल जो टॉप लेयर है वो हट जाती है, जैसा कि तुम देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ से टॉप लेयर साफ हो गई, उसी को डिन्यूडेशन कहा जाता है। अब होता क्यों है? वेल वही पुराने कारण, पानी के चलते, रिवर्स मतलब रेन वाटर, ग्लेशियर्स, सी वेव्स और विंड्स। आओ तुम्हें कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यार देखो, रिवर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, कि जो रिवर्स हैं, एक्चुअल में रिवर्स की भी वैरायटी होती है यार। कुछ रिवर्स हिमालयन होती है, कुछ रिवर्स जो होती है पर्टिकुलरली क्या होती है? पेनिनसुलर होती है। तो अगर तुम चीजों को रिलेट करते हो तो कुछ इस तरीके से रिलेट करना कि वेल ये आपका क्या इंडिया, ये थोड़ा चार्ज हो गया यार आज, ये है इंडिया। इंडिया में कुछ नदियां पहाड़ों से बनकर चलती हैं, जैसे आपकी कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई, जैसे कौन सी हो गई? गंगा हो गई, जैसे कौन सी हो गई? इंदस हो गई। तो यार मुझे एक बात बताओ, मेरा तुमसे एक सवाल है। यार बेइज्जती करा ही देगा, चलो। तो 2 मिनट के लिए रुको, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं फटाफट से, और वेल फिर कंटिन्यू करते हैं ना। चलो, तो अब ध्यान से देखना, वेल हमारे पास एक माउस है, पूरा एक वायरलेस स्ट्रक्चर सेटअप क्रिएट किया। वेल मुझे एक बात बताओ, यार जब नदी पहाड़ों से आती है तो क्या नदी जब पहाड़ों से आएगी तो स्लोप क्या स्टीप होगा? ऑब्वियस। जब नीचे आएगी तो क्या स्लोप जेंटल होगा? ऑब्वियस। तो जब नदी पहाड़ों से बनकर चलती है ना, तो नदी का जो वेग वेग जो प्रभाव, जो वेलोसिटी होता है वो बहुत तेज होता है, और नदियां पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना देती है। ये ध्यान से देखना, पानी के अंदर बहुत क्षमता, बहुत ताकत है। वेल गए हो कभी डैम्स वगैरह देखने, कभी घूमो डैम्स वगैरह में, तो इस चीज को हमेशा रिलेट करो कि जब भी नदी पहाड़ों से बनकर चलती है, पानी का प्रभाव बहुत तेज होता है, और जो भी पानी के रास्ते में आता है, पानी उसको काटता हुआ या चीरता हुआ जाता है। तो बस वही होता है कि जब नदियां अपने अपर कोर्स से बनकर चलती है, तो वो नदियां पहाड़ों को चीरते हुए निकल जाती हैं, और वेल क्या बनाती है? जॉर्ज। क्या बनाती है? जॉर्ज। तो जब पहाड़ों को काटकर पानी अपना एक पतला सा रास्ता बनाता है, उसको जॉर्ज बोलता है। मतलब तुम्हें और कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ ताकि तुम रिलेट कर सको। या रिलेट करो, तुम्हें नहीं लगता कि पानी बहुत तेजी से बह रहा है, और इतना तेजी से बहता हुआ पानी क्या पहाड़ को चीर सकता है? ऑब्वियस। तो जब पानी अपना रास्ता बनाता है पहाड़ों को चीर कर, तो उसको क्या कहा जाता है? जॉर्ज। क्या कहा जाता है? जॉर्ज। क्या कहा जाता है? जॉर्ज। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि जब पानी पहाड़ों से निकलता है बहुत तेजी से होता है, तो पहाड़ों को काट कर क्या बनाता हुआ जाता है? जॉर्ज। यार वैलीज क्या होती है? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि जो तो पहाड़ होते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में गैप होता है, जो दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है? गैप। उस गैप को वेल क्या बोलते हैं? वैलीज। क्या बोलते हैं? वैलीज। तो पर्टिकुलरली रिवर जब बहुत तेजी से बहती है,
पहाड़ों को काटते हुए रास्ता बनाते हुए जाती हैं जॉर्ज, और वैलीज बनाती हैं। इसके अलावा एक क्या होता है, रेन वाटर। यार देखो, रेन वाटर एक्चुअली में ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं करता, भाई बारिश होती है। अब बारिश का पानी क्या ग्राउंड वाटर में नीचे एब्जॉर्ब होगा, ऑब्वियस है। तो कई बार वो ग्राउंड वाटर में जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ सॉइल नीचे की तरफ ले जाता है, तो वो चीज है। आइस और ग्लेशियर्स बहुत ध्यान से देखना कैसे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यार यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं, अब यहाँ पर गिवन है कि जो मास मूवमेंट्स होते हैं माउंटेन्स, जिनको ग्लेशियर्स भी कहा जाता है, जब वो पिघलते हैं ना, वो वी शेप वैलीज को क्या कर देते हैं, यू शेप वैलीज। यार बच्चा कहता है पहले बताओ कि वी शेप वैलीज क्या होती है, फिर बताओ कि यू शेप वैलीज क्या होती है। अब ध्यान से देखना, यार ध्यान से देखो, क्या ये वैली देख रहे हो कि ये तुम्हें वी शेप देखने को मिल रही है, कि यहाँ पर पहाड़ है, ऑब्वियस है। कल को होता ये है कि ग्लेशियर ग्लेशियर बहुत स्पीड से आता है, तो क्या ग्लेशियर अपने साथ पहाड़ों को तोड़ता हुआ लेकर जाएगा, ऑब्वियस है, क्यों नहीं। यार सिंपल बताओ ना, कल को ये मुक्का मैं तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ ऐसे, तो क्या नाक फ्लैट हो जाएगी, ऑब्वियस। तो जब वैलीज कुछ इस तरीके से वी शेप में दिखती हैं और ग्लेशियर आ जाता है, तो ग्लेशियर के आने से यही वी शेप वैलीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, यू शेप। तुम रिलेट कर पा रहे होंगे, पहले वैली की शेप कैसी थी, वी शेप, लेकिन जब वो ग्लेशियर इस नदी में से निकलता है, तो ये वी शेप वैली एक्चुअली में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, यू शेप में। मतलब वही चीज तुम्हें बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली में ग्लेशियर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी चीज को डीन्यूट करने में। वो पर्टिकुलरली वी शेप वैलीज को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, यू शेप। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, सी वेव्स। यार देखो, यार मुझे एक बात बताओ कि पानी की लहरें आ रही हैं, तो जब ये पानी की लहरें आएंगी तो क्या कुछ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगी, और क्या ये पानी की लहरें वापस भी जा रही हैं, ऑब्वियस है। तो पानी की लहरों के आने से और जाने से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और कुछ बाहर के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो ये भी अ टाइप ऑफ क्या करता है, इरोजन। क्या करता है, इरोजन। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ विंड्स, यार विंड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान से देखना। यार एक सहारा डेजर्ट की क्लिप है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सहारा डेजर्ट पर जब हवा चल रही है, तो क्या ये इस तरीके से मिट्टी को उड़ा रही है, और ये मिट्टी को उड़ाकर मिट्टी के पहाड़ बनाती है, जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। मतलब मिट्टी ऐसे करके इकट्ठी हो जाती है, ऐसे करके। और ये जो मिट्टी के पहाड़ तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, वेल इन्हीं को क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज क्लियर होगी जो चीज मैं बोल रहा हूँ, कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, आपका रिवर्स हो गई, समझ गए, रिवर्स जॉर्जेस क्या होता है, क्लियर नहीं तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो। रेन वाटर हो गया, आइस और ग्लेशियर्स हो गए, सी वेव्स हो गए, विंड्स हो गए, अल्टीमेटली सॉइल को इरोड करते हैं और डियूनिडेशन के प्रोसेस को करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन छोटा सा और बनता है, वेल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। वेदरिंग तुम्हें क्लियर है, नहीं तो जाओ पुरानी वीडियो को देखो, लास्ट पार्ट। वेदरिंग तुम्हें क्लियर है, इरोजन तुम्हें क्लियर है, मास मूवमेंट्स तुम्हें क्लियर है, ड्यूनिडेशन तुम्हें क्लियर है। यार मेरा एक सवाल है, बीइंग अ ह्यूमन, क्या मैं नेचर का पार्ट हूँ, ऑब्वियस, मैं ही तो सोसाइटी में रहता हूँ। तो ये यार क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ह्यूमंस का भी कोई रोल है लैंड सरफेस को एक्सप्लॉइट करने में, ऑब्वियस। तो मैन एक वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के सरफेस को चेंज करने के लिए। हम कहीं ना कहीं अर्थ को क्या करें, डिग्रेड। भाई पहली चीज होती है डिफॉरेस्टेशन। यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अर्थ के अंदर जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की क्वालिटी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना है। यार देखो, जो ट्री के रूट्स होते हैं, जो ट्री की पर्टिकुलरली क्या होती है, रूट्स। ट्री की रूट्स सॉइल को बाइंड करके चलती है। भाई अब हम ह्यूमंस हैं, पेड़ों को काट देते हैं, क्यों, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग बना देनी है या फिर और कुछ कर देना है। तो बीइंग अ ह्यूमन, जब मैं पेड़ों को काटता हूँ, तो जो पेड़ों के रूट से वो सॉइल को बाइंड करती है। अब पेड़ आपने काट दिया तो सॉइल लूज हो जाएगी, और सॉइल के लूज होने से क्या होगा, हवा में सॉइल उड़ेगी, इरोजन होगा। तो ह्यूमंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ को, या अर्थ के साथ साथ जो क्रस्टर्स को डिस्ट्रॉय करने में। क्रस्ट, अब ये मत कहना कि तुम्हें क्रस्ट नहीं पता, किसी भी अर्थ की जो टॉप लेयर होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो डिफोरेस्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ को खराब करने के लिए। इसके अलावा कमर्शियल पर्पस हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी एक जमीन पर बिल्डिंग बना दे रहा हूँ, तो क्या बिल्डिंग के बनाने से अर्थ खराब होगी, ऑब्वियस बात है, आपने जमीन को बंजर कर दिया। इसके अलावा पर्टिकुलरली आप फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको डायरेक्टली ऐसे डंप कर देते हैं, तो फैक्ट्री वेस्ट को जब आप लैंड पे डंप करते हो तो लैंड पॉल्यूट होती है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, जो शहर बनते या बसते जा रहे हैं वो भी तो एक समस्या का विषय है। यार जंगल को काट के आपने शहर तो बसाया, आपने शहरों के बनाने से क्या वेस्टेज होगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो सीवेज है घर का वो डायरेक्टली डंप किया जाएगा। तो ये सब आपको पर्टिकुलरली क्या देखने को मिलती है, दिक्कत है। तो ह्यूमंस भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट, और क्या करते हैं, पॉल्यूशन। अब यार ध्यान से देखना, यार आप हो गया आपने वेदरिंग समझाया, आप हो गया आपने इरोजन समझाया, आप हो गया आपने मास मूवमेंट समझाया। यार रिवर्स भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना। यार एक मिनट देना, माइक का तार उलझ गया है,
चलो तो अब ध्यान से देखते हैं, अटेंटिवली सुनना। वेल अब मैं तुमसे बातचीत करूंगा कि रिवर्स कैसे पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट काम करता है। वो इरोड भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। इरोड मतलब टॉप लेयर को धो के आगे लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, डिपॉजिट मतलब किसी मिनरल को एक जगह पर डिपॉजिट करना। कैसे करता है तो बहुत ध्यान से सुनना। यार पहले रिवर्स के बारे में समझते हैं। भाई रिवर्स में 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। अपर कोर्स को क्या भी कहा जाता है, माउंटेन कोर्स, क्योंकि नदियां पहाड़ों से बन के चलती हैं। मिडिल कोर्स को क्या भी कहा जाता है, प्लेन कोर्स, क्या प्लेन्स। हरिद्वार, हरिद्वार कभी गए हो तो हरिद्वार में गंगा प्लेन्स पर आ जाती है ना। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ लोअर कोर्स को क्या भी बोलते हैं, डेल्टा कोर्स। वेल क्या कैसे होता है बताऊंगा कि जब नदियां पहाड़ों से बनती है तो कैसे एक्सप्लॉइटेशन करती है, प्लेन्स पर क्या करती हैं और लोअर कोर्स पर क्या करती हैं। यार बहुत ध्यान से देखना। वेल तुम देख पा रहे हो ये नदी ने पहाड़ को काट के एक अपना रास्ता, एक नाली नुमा रास्ता बनाया, उसी को क्या कहा जाता है, जॉर्ज। अब ध्यान से देखना। वेल पहले बातचीत करेंगे अपर कोर्स या माउंटेन कोर्स। यार तुम्हें नहीं लगता कि जब नदी अपर कोर्स से चलती है तो अपर कोर्स से चलने के कारण भाई पहाड़ है, यार पहाड़ कैसे हैं, स्टीप कैसे हैं, तो जब नदी अपर कोर्स से आती है तो उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड बहुत तेज होती है। यार ऑब्वियस बात है कि जब नदी पहाड़ों से बनकर चलेगी स्पीड तेज होगी, तो पहाड़ों को तोड़ते हुए सैंड, सिल्ट, पत्थर नदी अपने साथ लेकर आने वाली है। तो वही चीज है कि अपर कोर्स में जो लैंड होती है वो काफी स्टीप होती है। स्टीप समझ गया ना कैसे, स्लो बहुत स्टीप होता है, तो पानी बहुत तेजी से बहता है और नदी अपने रास्ते में जो भी चीजें आती है उसको तोड़ते हुए लेकर आती है। पत्थर हो गया उसको अपने साथ लेकर आएगी। इस स्टेज पर नदी क्या करती है, विषय पहली बनाती है। वाटरफॉल्स तुम समझ गए, पहाड़ों से नदियां कुछ इस तरीके से गिरती है, इसको पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, वाटरफॉल्स। गए हो कभी मसूरी, गए हो कभी, जाना जाके देख के आओ कैंपटी फॉल्स। यार नेचर में जाओ, घूमो फिरो तो तुम्हें ज्यादा पता चलेगा ज्योग्राफी के बारे में। तो नदियां कई बार बिशप वैलीज बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं। जॉर्ज समझ गए, जॉर्ज, कि जब नदी का पानी बहुत तेज होता है तो वो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को काटता हुआ निकलता है, और उसको क्या कहा जाता है, जॉर्ज। क्या कहा जाता है, जॉर्ज। यार अब ध्यान से देखना रैपिड्स क्या है। गए हो कभी कहाँ, मसूरी, की है राफ्टिंग। तो मसूरी, सॉरी मसूरी नहीं, ऑब्वियसली ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जब तुम राफ्टिंग करोगे ना तो पानी ऐसा शांत नहीं होता। एक्चुअली में पानी में इस तरीके का वेग, इस तरीके का प्रेशर देखने को मिलता है, इसी को रैपिड्स कहा जाता है। और ऐसा होता क्यों है समझो। यार मान लो कि ये ओशन है, अब ओशन ऐसा प्लेन तो होगा नहीं, पहाड़ों पर पत्थर होते हैं, वो पत्थर इस तरीके से आते हैं, अनइवन सरफेस होता है। कैसे सरफेस होता है, अनइवन। तो पानी ऐसे स्ट्राइक करेगा, फिर ऐसे स्ट्राइक करेगा, फिर ऐसे स्ट्राइक करेगा, फिर ऐसे स्ट्राइक करेगा। तो इस तरीके से पानी में एक प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, रैपिड्स। क्या कहा जाता है, रैपिड्स। अच्छा अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ सिर्फ इस जगह पर रैपिड्स है, लेकिन अगर पूरे ही पानी में रैपिड्स हो, पूरे ही पानी में ऐसा ही स्ट्रक्चर हो कि पानी जेंटली फ्लो ना कर कर ऐसे ही स्पीड से फ्लो करे, तो कलेक्टिवली रैपिड्स को क्या बोलते हैं, कास्केड्स। क्या बोलते हैं, कास्केड्स। और तुम्हें बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। तो बोल तुम समझ गए कि भाई मैं नदी की बातचीत कर रहा हूँ, नदी भी पहाड़ों को तोड़कर इरोजन का काम करती है अपर कोर्स में। अपर कोर्स को क्या कहा जाता है, माउंटेन कोर्स। भाई पानी का जो प्रभाव है वो काफी तेज होता है, प्रभाव मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी समझ गए, क्योंकि पहाड़ क्या होता है, स्टीम। और पहाड़ से जब पानी आता है बहुत तेजी से इरोड करता है, पत्थर को काटता हुआ आता है, वी शेप वैलीज बनाता है, वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, रैपिड्स देखने को मिलते हैं, जॉर्जेस देखने को मिलते हैं। और जॉर्ज क्या होता है, तुम वो भी समझ गए कि जब पानी का प्रभाव तेज होता है पत्थर को काट कर अपना एक रास्ता बनाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, जॉर्ज। अब यहाँ पर ना बुक में डाटा गिवन था, मैं बताता हूँ कि जो वैलीज और वाटरफॉल्स हैं, वेल वो कहीं ना कहीं वी शेप वैलीज बनाती है, वो तो तुम समझ गए। और आजकल ये जो वाटरफॉल्स हैं, आप इनसे टरबाइन को रोटेट करते हैं, टरबाइन को रोटेट करके क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। यार वेल डैम्स तुमने सुने हैं, नहीं तो किसी और दिन फुर्सत से बताऊंगा कि एक्चुअल में वाटर जब नीचे गिरता है ना, तो अगर आप टरबाइन को रोटेट करते हैं तो टरबाइन को रोटेट करने से बिजली बनती है। अभी 1 मार्क्स याद रखना कि इंडिया में वाटरफॉल से हार्डनेस मतलब आप किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे नॉर्थ अमेरिका में नागरा फॉल्स है, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स है। यार 1 मार्क्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पर देखने को मिलता है, वेनेजुला। कहां पर, वेनेजुला। उस फॉल का नाम क्या है, एंजल फॉल्स। और वेल कितने मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, 979 मीटर। अब रैपिड्स तो तुम समझ ही गए हो कि कहीं पर अनइवन बेड होता है, अनइवन बेड के होने के चलते मतलब कहीं पर ऐसे स्लोप, फिर ऐसे उठाव, फिर ऐसे स्लोप, तो पानी ऐसे स्पीड को क्रिएट करता है, उसको रैपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैपिड्स। और जब वो छोटे छोटे रैपिड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कास्केड्स। क्या कहा जाता है, कास्केड्स। तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर है। चलो अपर कोर्स के बाद बातचीत करते हैं मिडिल कोर्स। यार मिडिल कोर्स क्या है, गंगा, कभी गए हरिद्वार, तो गंगा जब प्लेन्स पर आती है तो पानी का प्रभाव शांत होता है, पानी बहुत स्पीडली नहीं होता, पानी बहुत शांत तरीके से बहता है।
तो गंगा के किनारे पर आपको सभ्यता, सिविलाइजेशन, लोग देखने को मिल जाते हैं। और ये वो टाइम है कि पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर। यार एक दो चीजों को ना बहुत ध्यान से सुनना। भाई देखो होता क्या है, जैसे तुमने देखा होगा गंगा है, भाई गंगा नॉर्मली बह रही है, कई बार गंगा का पानी ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो के बाहर आएगा। कैसे? आओ इसके लिए तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से ढूंढ के क्लिपिंग्स लगाई हैं। तो अगर तुम बहुत प्रॉपर तरीके से रिलेट करते हो, तो ये गंगा है, मान लीजिए कि नॉर्मली बह रही है और ये गंगा ओवरफ्लो हो गई। देख रहे हो कि गंगा का नॉर्मल एक पोस्चर था और गंगा पर्टिकुलरली क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। यार बाढ़ के चलते क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, ऑब्वियस कि जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है, अपना जो ड्रेनेज है अपने ड्रेनेज बेसिन से बाहर आ जाती हैं। अब मेरा एक सवाल है यार, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी गली के आसपास पानी भरा हो? अच्छा एक चीज ध्यान से देखना भाई, अटेंटिवली रिलेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि नदी बह रही है, भाई नदी ऐसे बहती है सीधी, कल को नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और नदी के पानी के ओवरफ्लो होने से जो मिट्टी है और नदी है जो बाहर आ जाती है, तो क्या नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आएगी? ऑब्वियस। तो जब प्लेन्स पर नदियां बहती हैं तो कई बार नदियां ओवरफ्लो होती हैं, क्या होती है, ओवरफ्लो। और नदियों के ओवरफ्लो होने से जो नदियां पहाड़ों के साथ अपने मतलब पहाड़ों को तोड़कर पत्थर लेकर आई, सेडिमेंट्स लेकर आई, वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती है। क्या कर देती है? डिपोजिट। और वापस से नदी अपने कहां पर चले जाती है? ड्रेनेज में। तो पहाड़ों या पानी के आसपास की जो मिट्टी होती है वो असल रिन्यू होती है, क्योंकि नदी अपने बेसिन से बाहर निकलती है, नई मिट्टी को डिपॉजिट करती है और सॉइल को रिन्यू करती है। तो जो सॉइल पानी के आसपास होती है जो रिन्यू होती है उसको खादर कहा जाता है, और जो सॉइल रिन्यू नहीं हो पाती उसको क्या बोलते हैं? भांगर। क्या बोलते हैं? भांगर। तो समझ गए। वेल मिडिल कोर्स ये प्लेन स्टेज है, यहाँ पानी की जो वेलोसिटी स्पीड होती है ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पानी अब प्लेन्स पे आ चुका है। और वेल ये वो टाइम होता है जहाँ पर क्या बोटिंग कर सकते हैं, इरिगेशन फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिवर है वो ओवरफ्लो होती है, ओवरफ्लो होने के चलते पानी क्या करता है, मतलब ये जो नदी है अपने बेसिन से बाहर आएगी, आसपास के एरिया में मिट्टी डिपॉजिट करेगी और सॉइल को फर्टाइल और क्या कर देगी? रिन्यू। अच्छा मेरा एक सवाल है कि जब तुम एनसीईआरटी को रीड करोगे ना, तो पर्टिकुलरली तुम्हें एक सवाल मिलेगा, मेंढर। अब ये मेंढरिंग क्या होता है या फिर मेंढर्स किसको बोलते हैं? तो ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना। तुमने मुझे एक बात बताया, जब तुम नदी को देखते हो क्या तुमने कभी ऐसा देखा कि नदी ऐसे सीधी बह रही है? नहीं ना। तुम यहाँ पर भी देखते हो तो नदी यू शेप में है। तो जब नदी ऐसे यू शेप में बहती है, कैसे बहती है? ऐसे यू शेप में, उसी को क्या बोलते हैं? मेंडरिंग। क्या बोलते हैं? मेंडरिंग। समझ गए? तो जब नदी ऐसे यू शेप में बहती है तो ये जो यू शेप है इसको मेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडर। तो भाई मेरा तुमसे एक सवाल रहेगा, और ध्यान से सुना। तुम देख रहे हो यहाँ पर भी नदी यू शेप में, तुम देख रहे हो यहाँ पर भी नदी यू शेप में। तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, जब नदी पहाड़ों से बन के चलती है, कहाँ से बन के चलती है? पहाड़ों से। तो क्योंकि अगर नदी पहाड़ों से बनकर चलती है तो पहाड़ क्या होते हैं? स्टीप। क्या होते हैं? स्टीप। तो नदी सीधी पत्थर को चीरते हुए निकलती है। प्लेन्स पर आने के बाद पानी का प्रभाव स्लो हो जाता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ रिवर स्लो हो जाती है और नदी पत्थर को काट नहीं पाती, तो नदी पत्थर के किनारे से रास्ता बना लेती है। और ये रीजन है कि प्लेन्स पे आने के बाद नदी के अंदर स्पीड इतनी तेज नहीं होती कि नदी पत्थर को काट सके, तो नदी पत्थर के किनारे से निकल जाती है और यू शेप का पैटर्न बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेंडर। क्या बोलते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। वैसे तुम इमेज देख के रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि नदी जब प्लेन्स पर आती है तो वो यू शेप में होती है। रीजन समझ लो, क्योंकि नदी के अंदर इतनी स्पीड नहीं होती कि नदी पत्थर को काट सके, और नदी क्या करती है? मेंडर। और वेल जो यू शेप लेक होती है उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। समझ गए? चलो तो अब ध्यान से देखते चलते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखते चलते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें इतना क्लियर होगा कि नदी जब आपके मिडिल स्टेज पर होती है तो मेंटेन करती है अल्टीमेटली। ये वो एरिया है जहाँ पर के लोग रहते हैं, सभ्यता रहती है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम जहाँ पर रहते हो क्या पानी की सुविधाएं हैं? अगर वहां पर पानी की सुविधा नहीं होगी तो क्या तुम रह पाओगे? नहीं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन या सिविलाइजेशन वहीं पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पर क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। फाइनली लोअर कोस्ट या डेल्टा स्टेज बताता हूँ। यार बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। जब नदी फाइनली ड्रेन होने वाली होती है ना, जब नदी फाइनली, यार नदी जो पहाड़ों से बनकर चलती है वो कहाँ ड्रेन होगी? या तो आपकी ड्रेन हो जाएगी किसमें? एक ओशन, एक बे ऑफ बंगाल, या कहाँ पर? अरेबियन सी। इंडिया में एक नदी है इंडस, वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। वरना इंडिया में मोस्ट ऑफ द रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई या गंगा हो गई वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वेल तुम मुझे बताओगे रीजन ऐसा क्या है और क्या वो कारण है कि अधिकतर जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है? अगली वीडियो में मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, तो अब ध्यान से देखते चलना। तो जब भी कोई नदी लोअर कोर्स में आती है, किस में आती है? लोअर कोर्स। लोअर कोर्स मतलब जब फाइनली वो ड्रेन होने वाली होती है, क्या होने वाली होती है? ड्रेन। तो नदी की स्पीड ना बहुत हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की। और नदी क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड हो जाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तुम्हें दिखाता हूँ, देखो
ये वीडियो क्लिप देखना है यहाँ से ना, तुम्हें चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो तो ध्यान से देखते हैं, तो अटेंटिवली देखना। तो यहाँ जब नदी प्लेन्स पे आ चुकी है, तो नदी के अंदर क्योंकि स्पीड कम होती है, नदी सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है। वेल तुम देख रहे हो सेडिमेंट्स कैसे, ये एक सेडिमेंट हो गया, ये एक सेडिमेंट हो गया, और नदी डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। क्या हो जाती है? डिवाइड। तो ध्यान से देखना जो चीज बोल रहा हूँ यार, इसमें ना थोड़ा सा चार्जिंग का इश्यू हो रहा है, इग्नोर करना, इग्नोर करना। मैं 2 मिनट के लिए इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, ताकि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो बहुत बहुत अटेंटिवली रीड करना। देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हो, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब नदी पहाड़ों से प्लेन्स पर आती है और प्लेन्स के बाद फाइनली ड्रेन होने वाली होती है कहाँ? ओशन में। तो नदी क्या करती है? जो सेडिमेंट्स है उसको डिपोजिट करती है, और क्योंकि नदी सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर रही है, तो जो नदी ने सेडिमेंट डिपोजिट किया इसको बोलते हैं डेल्टास। क्या बोलते हैं? डेल्टास। और डेल्टास पर ना जंगल मिलते हैं, उसको मैंग्रोव वेजिटेशन कहा जाता है। और नदी डिवाइड हो रही है, देखो ये नदी की क्या थी? मेन स्ट्रीम। एक हिस्सा ये डिवाइड हो गया, 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 एक हिस्सा ये डिवाइड हो गया। इसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब नदी पहाड़ों से प्लेन्स पर आती है, तो अपने साथ सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है, इनको डेल्टास बोलते हैं। और नदी डिवाइड हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखता है। और तुम्हें कुछ इमेज दिखाता हूँ, और तुम्हें कुछ इमेज दिखाता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नदी की मेन स्ट्रीम मिट्टी को डिपोजिट करती है, सेडिमेंट्स, और डिवाइड हो जाती है? तो नदी जो डिवाइड हो रही है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो नदी ने मिट्टी को डिपोजिट किया इसको क्या कहा जाता है? डेल्टास। और इसी फीचर को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। यार ध्यान से देखना, मैं इसको ना जूम करता हूँ, मैं इसको जूम करता हूँ, ताकि तुम बहुत प्रॉपर तरीके से रिलेट कर सको। यार ध्यान, 1 मिनट दे दो, क्योंकि हमारा सेटअप में। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। यार मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसे देखते हो, क्या तुमने कभी किसी चीज को गौर किया कि जब भी नदियां ड्रेन होती हैं, जब भी नदियां ड्रेन होती हैं, तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड हो जाती है? देख लो, देख लो कैसे। ये जो तुम व्हाइट कलर से पोर्शन देख रहे हो क्या है? डेल्टास। और जो नदी डिवाइड होगी उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब भी नदी आपकी ड्रेन होती है, तो फाइनली वो ऐसे ड्रेन नहीं होती, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ड्रेन होती है। उसको क्या बोलते हैं? डेल्टास। क्या बोलते हैं? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नदियां पहाड़ों से प्लेन्स पर आती है, तो नदियों की स्पीड स्लो हो जाती है, और नदियां एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, और जो मिट्टी डिपोजिट करती है उसको डेल्टास बोलते हैं, जो तुम देख पा रहे हो। और जो डिवाइड हो जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये कई बार ऐसा भी होता है कि नदियों के अंदर ज्यादा सेडिमेंट और सिल्ट, मतलब मिट्टी नहीं होती, और नदी डायरेक्टली बह जाती है। कैसे बह जाती है? डायरेक्टली। तो जब भी कोई नदी कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह डिवाइड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। तो वेल अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि लोअर कोर्स में नदी कैसे बहती है, तो समझ गए। और नदी जो मिट्टी डिपोजिट करती है वो एलिवल होती है, सबसे फर्टाइल सॉइल। तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा कि नदी जो आपके अपर कोर्स पर होती है, तो अपर कोर्स पर नदियां क्या करती हैं? अपर कोर्स पर नदियां पत्थर पानी को तोड़ते हुए आती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? इरोजन। बीच वाले हिस्से में उन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। एट द एंड स्पीड ऑफ रिवर बहुत कम हो जाती है, तो जो रिवर है वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है। ये जो सेडिमेंट्स आप देख रहे हैं जो डिपोजिट हुआ, उसको डेल्टास बोलते हैं। और जो नदी डिवाइड हो गई उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। समझ गए रैपिड्स क्या होता है? समझ गए कास्केड्स क्या होता है? समझ गए वाटरफॉल्स क्या होता है? समझ गए मेंड्रिंग क्या होता है? समझ गए खादर क्या होता है? समझ गए पर्टिकुलरली क्या डेल्टास क्या होते हैं? समझ गए एस्चुरीज क्या होते हैं? समझ गए डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? वेल क्लियर। यार ये कुछ बेसिक्स है जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, 10th का बेस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है क्लियर होगा। यार एक बार ना शॉर्ट में बताता हूँ, एक बुक में से डिफरेंस था कि एक होते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। यार इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मिनट में बता के निकलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार एक्चुअल में क्या होता है, जो पहाड़ है, इंडिया में पहाड़ कहाँ पर है? ऑब्वियस बात है भाई, इंडिया में पहाड़ कहाँ पर है? नॉर्थ। कहाँ पर है? तो इंडिया के पहाड़ों पर जो आपको बर्फ देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन ग्लेशियर्स। तो इन ग्लेशियर से नदियां निकलती है। क्या निकलती है? नदियां। तुम देख सकते हो यार, ये जो इमेज है माउंटेन ग्लेशियर्स की है। और माउंटेन ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पर नदियां होती हैं, एक्चुअली जो पहाड़ों पर नदियां हैं, जो माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत बड़े नहीं होते। और ये वो ग्लेशियर्स है जहाँ से क्या निकलती है? नदियां। क्या निकलती हैं? एक आपके होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। अब ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होते हैं? यार मुझे एक बात बताओ, क्या अर्थ ऐसे गोल है, क्या बीच में इक्वेटर है, कि यहाँ पर पोल्स लाई करता है, और पोल्स पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? ठंड। और पोल्स पर जैसे कंटिनेंट है एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका कंटिनेंट पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो जो कंटिनेंट पे ग्लेशियर्स देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से बर्फ, इसको बोलते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर्स। माउंटेन ग्लेशियर्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते जितने कि कंटिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या? डिफरेंस बिटवीन माउंटेन ग्लेशियर्स एंड कंटिनेंटल ग्लेशियर्स।
तो याद रखना, माउंटेन ग्लेशियर्स वो ग्लेशियर्स होते हैं जो पहाड़ों पर मिलते हैं, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं। ये ग्लेशियर्स बहुत बड़े नहीं होते, और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये वी शेप वैली को किस में कन्वर्ट करते हैं, यू शेप वैली। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, अभी कई सारी मैंने तुम्हें इमेजेस दिखाई थी कि एक्चुअल में जब तुम कभी भी कुछ भी देखते हो तो याद है कैसी वी शेप वैलीज हैं। जब माउंटेन से ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आते हैं तो कई बार वो वी शेप वैली को क्या कर देते हैं, यू शेप वैली। तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा कि माउंटेन ग्लेशियर्स क्या होते हैं। और माउंटेन ग्लेशियर्स के बाद अगर मैं बातचीत करता हूँ तो अगले ग्लेशियर्स जो मैंने तुम्हें बताया वो कौन सा है, अगले ग्लेशियर्स कौन से, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स तुम समझ गए, साइज में बहुत बड़े होते हैं और पोल्स पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, पोल्स पर। पोल्स पता है ना क्या होता है, वेल क्या होता है पोल्स, भाई ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो जो नीचे की तरफ फ्लाई करता है पोल्स इसको बोलते हैं। और ये ग्लेशियर्स इतने इतने बड़े होते हैं, कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स तक के, मतलब बहुत बड़े, पूरी की पूरी जो एंटायर लैंड है उसको क्या कर लेते हैं, कवर, क्या कर लेते हैं, कवर। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा। यार अब तुम्हें पता है ना ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, वेदरिंग। वेल यू शेप वैलीज कौन क्रिएट करते हैं, ग्लेशियर्स। सैंड ड्यून्स, मिट्टी के पहाड़ कौन बनाते हैं, विंड्स। देख लो कितनी चीजें प्रॉपर क्लियर हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद आपको टॉपिक शिफ्ट होगा, क्या, कैसे शिफ्ट होगा, वेल मैं तुम्हें अगली वीडियोस में बताऊंगा। प्लेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, समझ गए। तो वेल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और नीचे एक एप्रिसिएशन पोस्ट पे लिख देना, काफी मोटिवेशन मिलता है। वेल थैंक यू।